गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? उम्मीद करते हो सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ठीक होंगे और अपना रिवीजन भी करते होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम जान रहे हैं कि इस वक्त हमारा रिवीजन चल रहा है। अब क्लास 8 में लगभग हमारे 4 से 5 लेसन तक कंप्लीट हो गए हैं। बट अभी आज मैं क्लास फर्स्ट का आपको जो हमारा पहला लेसन था ध्वनि, तो ध्वनि लेसन में बच्चों हमें ये करना है कि जैसे हमने जो ध्वनि लेसन किया है, मतलब हमारा 1 से लेके 3 से 4 तक का लेसन जो अब तक हमारा हो चुका है प्रॉपरली, हम उसका रिवीजन लेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर कुछ डाउट रह गए होंगे या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होंगी तो आपके इस रिवीजन में क्या होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हमारा पहला अध्याय था ध्वनि। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है और जिसके माध्यम से हमने ये भी जाना था कि वो प्रकृति के कितने नज़दीक हैं। प्रकृति के नज़दीक होने का आधार ये है कि प्रकृति के नज़दीक होने का मतलब ये होता है कि जैसे जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ हमें अगर हो सकती हैं एज ए इंसान को, तो वो पशु पक्षी में क्यों नहीं हो सकती, फूलों में क्यों नहीं हो सकती। और वो प्रकृति के इतने नज़दीक रहे हैं कि उनकी ज़्यादातर कविताएं हमें प्रकृति के ऊपर ही चित्रित मिलेंगी। और इसमें भी उन्होंने यही दर्शाने की कोशिश की है बच्चों कि एक पक्षी या फिर एक फूल जो कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, जो सावन के आने की प्रतीक्षा कर रहा है, और सावन के आने की प्रतीक्षा में वो जो सोई हुई छोटी छोटी कलियां हैं जो अभी तक सो रही हैं, उन्हें भी उठा के तैयार करने की चेष्टा करता है कि मतलब तुम भी उठो, तुम भी तैयार हो जाओ कि ये देखो अब सावन आने वाला है। लेकिन तो यहाँ पर जब ये बातें आ जाती हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब मैं अभी नहीं कहीं जाऊँगा, मुझे तो अभी यहीं रहना है। और वो ये भी कहते हैं कि बच्चों जैसे एक सावन आने पर जैसे हर एक पशु पक्षी, हर एक जितने भी हरी वादियाँ हैं या जो भी फूल पत्ते हैं, जैसे वो सावन के आने का इंतज़ार करते हैं कि मैं उनके बूंद से भीगूंगी और उसकी बूंदों को मैं भी उसी तरह से उल्लास के साथ इस्तेमाल करूंगी या उसको अपने जीवन का भरपूर आनंद लूंगी। एक उस क्षण को जो वो जीना चाहती है, उसी चीज़ को यहाँ पर भी दर्शाया जा रहा है कि कैसे वो सावन के आने की प्रतीक्षा करती है और लेखक के द्वारा ये कहना चाहती है कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अपने साथ वो पुष्पों को भी लेके चल रही है और पुष्पों को भी यही दर्शाना चाहती है कि तुम भी उड़ जाओ। वो और उन्हें कठोरता से, मतलब आगे जीवन बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे लिए भी जुड़ती है बच्चों। जीवन की कठिनाई क्या हमें कम है? आज हम क्लास 8 में हैं, अगले साल हम 9th में होंगे। 9th में इससे थोड़ी और टफ हिंदी होगी और उसे लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसे बताने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी हम बढ़ते जाएं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और उसमें हमें थोड़ी बहुत अगर कठिनाई आती है तो उससे हम लड़ते हैं, लड़ के आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि वहीं पे हम बैठ जाते हैं, अरे अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं कर सकते ना बच्चों। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेखक यही दर्शाने की कोशिश करता है और उन कलियों के माध्यम से, मतलब लेखक ने बच्चों यहाँ पर फूल को, यहाँ पे लेखक स्वयं नहीं है, वो कलियों के माध्यम से ही अपनी बातों को रखना चाहता है। कौन? वो फूल, जो फूल सावन के आने की प्रतीक्षा कर रहा है और अपने आप को तैयार कर रहा है, उसके हर एक चीज़ों को जीना चाहता है। वो उसी प्रकार से उन सोई हुई कलियों को भी वो जगाता है और जगाकर उनसे यही कहने की कोशिश करता है कि उठ जाओ और तुम उस चीज आने वाले जीवन के लिए तैयार हो जाओ। तुम यहाँ अभी सोने के लिए नहीं हो, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और इसी प्रकार से बच्चों वो आगे कलियों को तैयार करता है और उससे कहता है कि आने वाली कठिनाई के लिए अगर तुम अभी से नहीं उठोगी, देखो सूर्य की लालिमा उठने उगने वाली है, सूर्य की पहली किरण अगर तुम पर नहीं पड़ेगी तो तुम विकसित कैसे होगी, तुम आगे कैसे बढ़ोगी। यानी यहाँ समय, परिस्थिति, हर चीज़ से लड़ने की प्रेरणा वो फूल ही दे रहा है उसे। और उस फूल के माध्यम से ही वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे भी लागू होता है बच्चों। जैसे हमें कहा जाता है कि अब सवेरे उठ के पढ़िए, मॉर्निंग में पढ़ा हुआ अच्छा होता है, तो ये कहीं ना कहीं सही है बच्चों। मॉर्निंग की जो पढ़ाई होती है एकदम शांत होती है और उस वक्त हम अगर किसी चीज़ों को लर्न करें या रीड करें तो हमें बखूबी बहुत अच्छे से याद होता है। तो ये तो हम भी कहेंगे कि आप भी ये कीजिए, क्योंकि सुबह का पढ़ना एकदम परफेक्ट होता है, वो कभी रंग हो ही नहीं सकता।
दूसरा बच्चों ये कहना था कि जैसे हमारी जो कविता है जिसमें निराला जी ने इतनी बखूबी एक कली के माध्यम से हमें जीवन को लड़ने का संदेश दिया है, ठीक उसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे इस कहानी के संदर्भ सहित व्याख्या, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और इसके गृह कार्य ये लगभग मैंने आपको दे दिया है। लेकिन मैं इसमें ये चाहूँगी बच्चों, जैसे आपकी जो कविता है ध्वनि, इस ध्वनि कविता को आप एक वाइट चार्ट पर कीजिए। वाइट चार्ट पर करके जैसे आप क्लास 8 के बच्चे हो तो आप उसे थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हो। डेकोरेट करने से क्या होगा, पहली बात तो बच्चों जब कविता को हम लिखते हैं तो कविता में अच्छे से तैयार होगी। दूसरा, कविता को एक लिखने का ढंग होता है जो हम चार्ट पेपर पे जब उतारेंगे तो आपको कविता के लिखने का, उसे कहने का वो सारा माध्यम आपको समझ में आएगा। और उसे डेकोरेशन करेंगे तो वो चीज़ें और खूबसूरती से, जैसे हम बुक में कविता को पढ़ते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है हमें, तो कुछ ऐसा ही मैं आपको भी कह रही हूँ बच्चों। तो अगर आप भी इसको वाइट चार्ट पर लिखने कीजिएगा बच्चों, किसी अदर कलरफुल चार्ट पर नहीं। वाइट चार्ट पे आपकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी आएगी और उसे जब आप लिखेंगे तो लिखने पर वो और सुंदर होगा। और मान लीजिए अभी आप उस चार्ट को कहीं अपने घर में भी लगाते हो तो जब भी आपकी नज़र पड़ेगी तो वो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। निराला जी की कविता फिर आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो इस नाते से ज़रूर कहूँगी बच्चों कि आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए। अब हमने इसका ध्वनि का हमने लेसन को तो समझ लिया है, ये तो हमने कई बार समझा है। फिर भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लेकिन अभी हमें ये करना है कि अभी हमें ध्वनि लेसन को अच्छे से समझ लेना है। समझने के साथ साथ ये करना है बच्चों कि इसको तैयार कर लेना है। इसके क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सभी चीज़ों को हम बखूबी अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे अगर एग्ज़ाम जब भी होंगे बच्चों तो आपका ये चीज़ एकदम तैयार होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो वो उसमें कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इससे अच्छे से रिवीजन कीजिए। मैं अब आपको आगे का गृह कार्य कैसा है, क्वेश्चन आंसर कैसे किस हिसाब से हो सकते हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।